अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, अब मैं टॉपिक शुरू करते हैं। हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक पे जो ज़रूरत पड़ी ना बात करने के लिए वो इसलिए थी क्योंकि मतलब मेरा तो रिसर्च चल रहा है अभी इसके ऊपर, अभी कंप्लीट नहीं इन प्रोसेस है कि इमोशनल अब्यूज जो चिल्ड्रन होते हैं उनका हीलिंग प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए, और स्पेशली वो जिनके माँ बाप एग्री नहीं करते ना कि उन्होंने अब्यूज किया है। मेरा मेजर टारगेट वो है, लेकिन डेफिनेटली उनको टारगेट करने से पहले मुझे हर चीज़ को समझना पड़ा कि उस बच्चे के पहचानने की निशानी क्या होती है, या फिर उनके पेरेंट्स को अगर हम कन्वे करना चाहें तो हमें कहाँ-कहाँ पे किस तरह से कन्वे करना है। शुरुआत तो हमें लेनी है ना, अगर वो बिल भी फिर भी नहीं करें तो फिर बाउंड्रीज हमें कैसे ड्रॉ करनी है। तो आज के जो मेजर फोकस होगा मेरा वो इमोशनल अब्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान पहले डिफरेंस होगा, ताकि आपको समझ में आए इमोशनल अब्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट में फ़र्क क्या होता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना ऐसा तो नहीं हो सकता अब आप किसी के साथ घर में रह रहे हो सारी ज़िंदगी हो, कभी भी आपकी लड़ाई ना हो, कभी आपकी कोई उनसे ना बदकलामी ना हो या ज़िद बहस ना हो किसी बात पे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इमोशनली अब्यूज़ बंदा होता कब है? इमोशनल अब्यूज़ की एक्चुअल में डेफिनिशन क्या है? फिज़िकली अब्यूज़ होने के तो सबको पता चल जाता है कि ज़ाहिर-सी बात है, आपको कोई मार रहा है, आपको हर बात पे वर्बल अब्यूज़ दे रहा है, तो आप काइंड ऑफ आप हमेशा पहचान जाएँगे कि वो आपको अब्यूज़ कर रहा है। लेकिन फिज़िकल इमोशनल अब्यूज़ हमेशा ना अपरेंट नहीं होती। बाज़ औक़ात तो वो बिल्कुल इतनी पैसिव होती है, कुछ एक्टिव होती है जो काफ़ी आसान है जिन्हें पहचानना, जिसमें बिलिटल किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, उसको वर्बल थ्रेट्स दिए जाते हैं, या ऐसी टैक्टिक यूज़ की जाती हैं कि सामने वाला आपकी बात मान जाए। मतलब बच्चे को वो चीज़ कबूल नहीं है, लेकिन माँ-बाप उससे ज़बरदस्ती करवाएँगे। सपोज़ कोई बच्चा चाहता है कि वो बड़ा होके क्रिकेटर बने, उसने अपनी ये मतलब जो भी उसकी फीलिंग्स है इसके मुताबिक अपने पेरेंट्स को बताई, लेकिन पेरेंट्स ने उस पे फोर्स कर दिया, नहीं यू विल बी एन इंजीनियर, यू विल बी एन डॉक्टर, और उसके अलावा तो आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कि आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी हमारी, या हम बर्बाद हो जाएँगे। वो डायरेक्टली वर्ड्स नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कन्वे करेंगे अपने बच्चे को। तो सबसे पहले हमें जो अब्यूज़ जो चाइल्ड होते हैं ना, उनकी पहचान क्या होगी? मतलब आप उनको पहचानेंगे कैसे कि आप खुद इमोशनली अब्यूज़्ड हैं या नहीं, या आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कितनी ही उनकी उम्र हो, या आपका जो बच्चा है वो इमोशनली अब्यूज़ हुआ है या नहीं। आपको पहले खुद का भी पैटर्न एनालाइज़ करना होगा और सामने वाले का भी। जो सामने वाले के पैटर्न, उनमें ना मेजर जो साइन है वो 5 साइन है। आसानी से पहचाना जा सकता है वहाँ पर ना कि कहाँ पे कोई फिज़िकली अब्यूज़ हो रहा है, कि वो एक तो हाइपर क्रिटिकल होते हैं वो बच्चे नॉर्मली अपने ऊपर ना, मतलब अपने आप को हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है ऐसा इंसान जो इमोशनली अब्यूज़्ड हुआ हो। चाहे वो बचपन में ही हुआ हो इमोशनली अब्यूज़्ड, या बाद में कोई रिलेशनशिप उसको ऐसा मिल गया हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा हो गया हो, वहाँ पे भी वो क्रिटिसिज्म, उसमें नेगेटिविटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू हाइलाइट होने लग जाता है, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा। और वो जजमेंटल होते हैं टुवर्ड्स दूसरों की तरफ, मतलब आसानी से बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाएँगे, उनको जज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो इग्नोर करते हैं बाउंड्रीज़ और दूसरों की प्राइवेसी भी इन्वेट करते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न में उनके क्यों चला जाता है, क्योंकि उनके साथ ये बचपन से हो रहा होता है कि बचपन से उनके पेरेंट्स ने कभी उनकी प्राइवेसी कुछ रखी नहीं, ना उनको बताया कि प्राइवेसी होती क्या है, कहाँ पे मेंटेन करनी है। जब वो 12-14 साल को भी क्रॉस कर गए, उसके बाद भी उनको 5-6 साल के बच्चे का 40 साल की उम्र तक ट्रीटमेंट मिलता है। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, और कंट्रोलिंग होते हैं। एक तो कुछ इमोशनली अब्यूज़ में भी 2-3 तरह की किस्में होती हैं बच्चों की, ऐसा नहीं होता कि हर कोई पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग हो जाए। कुछ तो ओवरली गिवर बन जाते हैं ना, मतलब वो हद से ज़्यादा दूसरों को देने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको हर वक़्त बोला होता है कि आप यू नो मैटर व्हाट यू डू, यू आर नेवर गुड इनफ फॉर अस। उनका कंपैरिज़न किया होता है तो ओवरली गिव देने लग जाते हैं। मतलब अपनी बाउंड्रीज़ तो छोड़ें, वो अपनी ज़ात को भी बिल्कुल वो सैक्रिफाई कर देते हैं। वो समझते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विद टाइम उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटालिटी पे इसके नेगेटिव असरात आने लग जाते हैं। वो फिर मैनिपुलेटिव भी होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनके साथ भी मैनिपुलेशन हुई होती है, वो खुद भी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। विद टाइम उनका मैनिपुलेशन का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिनेंट होने लगता है, स्पेशली अगर वो नार्सिसिस्टिक अब्यूसिव सिंड्रोम के अंदर वो पले बड़े हों तो। उसके अलावा डिसमिस करते हैं वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को वो एक्नॉलेज नहीं करते। मतलब वो आप उनसे बात करें ना तो सब्र की जो डेफिनेशन, पाकिस्तानी डेफिनेशन सब्र की, मतलब आप पे कोई ज़ुल्म करे, जबर करे, कुछ भी करे, आप ना बस उसके सामने अपना सर रख के बोले कबूल करते जाओ, कबूल करते जाओ। एक लिमिट होती है, अल्लाह ताला ने माँ-बाप की भी लिमिट्स बनाई हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है। माँ-बाप ने, यानी कि वही चीज़ कि माँ-बाप की खिदमत करना बेशक अल्लाह ताला ने ही हमें बोला है, लेकिन वो अल्लाह के बोलने की वज़ह से करते हैं हम, ना कि इसलिए कि माँ-बाप बोल रहे हैं तो हम कर रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ने लिमिट्स भी बताई है कि जहाँ पे अल्लाह ताला की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हो वहां पर नहीं हो रहे, कि इंडिविजुअल राइट्स एक बंदे के क्या होते हैं,
उसमें डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल हर चीज को ना मर्ज कर दिया जाता है कि बच्चा पहचान ही नहीं पाता उसकी खुद की इमोशनल नीड्स क्या है, उसके पेरेंट्स की इमोशनल नीड्स क्या है, वो उनकी फुलफिल कर रहा होता है और अपने आप को एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता, जिससे वो इरिटेट, मैनिपुलेटिव बिहेवियर या हर बात के अंदर जो है ना दूसरों को क्रिटिसाइज करना कि बस यहाँ पे भी सेक्रीफाइस नहीं किया और दूसरों से भी ऐसी उम्मीद करता है। स्पेशली जब ऐसे बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी के रिलेशनशिप में बन जाते हैं, अगर आदमी है तो अपनी बीवी से हद से ज्यादा सेक्रीफाइस मांगेगा। एक तो पहली बात तो ये हमारे मुआशरे में इसको इस तरह दिखाया गया है, लेकिन वो फिर भी उसी लिहाज से ज्यादा करेगा जो इमोशनली अब्यूज होगा। ऐसे ही इमोशनली अब्यूज जो बच्चा लड़की होगी वो भी सिमिलर पैटर्न करती है, लेकिन मर्द और औरत में थोड़ा थोड़ा उनकी मेंटालिटी, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके पैटर्न थोड़े पेरेंट्स की तरफ से अलग होते हैं, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है उनके अटैचमेंट स्टाइल में। तो अब अटैचमेंट स्टाइल क्या होते हैं मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग इमोशनल अब्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डिफरेंस हमें पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होना एक नॉर्मल पार्ट है किसी भी रिलेशनशिप का, ये हेल्दी होता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होता अगर आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें तो मतलब आप रोबोट हैं, या तो आप उसके बिल्कुल पैर भी अपने आप को तोते की तरह तोता बनाया हुआ, अपना आप जो बोलते हैं वो बस वो ही रट्टा मार के बोल देता है ना। तो दो लोगों के दरमियान अपना एक्सप्रेस करना इमोशंस, अपने थॉट से एक्सप्रेस करना, बल जहाँ पे यानी कि डिसएग्रीमेंट आ रहा है वहाँ पे भी एक्सप्रेस करना, ये हेल्दी साइन होता है। उसको आइडेंटिफाई करना अपने इश्यूज को, फिर उन्हें रिजॉल्व करना। डेफिनेटली कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इशू भी रिजॉल्व नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हेल्दी होते हैं, इसको ये नहीं बोल सकते हम कि ये इमोशनली अब्यूज है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है मुझे आपकी ये बात बुरी लग रही है, वो बैठ के बात करना चाह रहा है उस पर, तो आप यूँ नहीं बोलेंगे दैट यू आर इमोशनली अब्यूजिंग मी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा, नहीं। जब तक वो आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, जब तक उसका बिहेवियर ये नहीं है, मतलब वो बोलेगा भी डायरेक्ट नहीं, अपनी नीड्स भी डिफाइन नहीं करेगा, लेकिन करवाएगा भी जबरदस्ती बगैर एक्सप्लेन करे कि क्यों चाह रहा है वो इससे, तो इमोशनली अब्यूज उसको कह सकते हैं कि वो आपको इमोशनली अब्यूज कर रहा है। तो उसके लिए नॉन फिजिकल बिहेवियर ये होता है, नॉर्मली इसमें बेलिटल किया जाता है सामने वाले को, वर्बल साइंस के थ्रू भी किया जाता है, मतलब डायरेक्ट इंसल्ट उसके सामने बोली जाती है, उसको बुरा भला कहा जाता है, या फिर इनडायरेक्ट वे में किया जाता है, मतलब बीच बीच में ताना नहीं मार के चले जाते, पता भी नहीं चलता कब कहाँ पे मीठी छुरियां जिन्हें कहते हैं नॉर्मली लोग। तो इससे जो विक्टिम होता है वो फील थ्रेटन करता है, इन्फीरियर करता है, और वो हमेशा अशेम्ड और डिग्रेडेड ही फील करता है अपने आप को। ऐसे इसी वजह से जो इमोशनली अब्यूज चिल्ड्रन होते हैं ना, उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है, भले वो कितना ही फेक करें कॉन्फिडेंट को अपने, वो बड़े होने के बाद अगर वो कॉन्फिडेंट में ज्यादा काम करने लगते हैं ना तो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। और परफेक्शनिस्ट भी नेगेटिव वाला, मतलब उनको हर चीज बिल्कुल अदरवाइज वो काम को डिले कर, जो हो भी सकता है ना उसको भी नहीं करेंगे। परफेक्शनिज्म की तरफ हद से ज्यादा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लो सेल्फ स्टीम होती है। जो लो सेल्फ स्टीम उनको खत्म करने का जरिया उनको एक ही नजर आता है कि वो हर चीज परफेक्टली करें ताकि हर कोई उनको एक्नॉलेज करे, मतलब लोगों से वैलिडेशन लेना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो परफेक्शनिज्म की तरफ जाने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप हर किसी की वैलिडेशन चाहते हैं। तो ये मतलब व्हाट डज इट साउंड लाइक, जब आपको कोई इमोशनली अब्यूज कर रहा है तो वो किस तरह की आपको फीलिंग आएगी, या क्या अगर बच्चे को कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम, बच्चा तो डायरेक्ट नहीं बता सकता हर बात भी वर्बली कि उन्होंने क्या बोला, तो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स, या स्पेशली अगर कोई 10 साल का बच्चा, उसको ये बात समझाई जा रही है, हमें लग रहा है उसमें ये साइन है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या चीजें उससे पूछेंगे जैसे कि हमें पता चल जाए। जैसे कि जो ये सब चीजें हो रही होती है ना किसी के भी साथ, तो उनकी एक फीलिंग्स आती है, उनके स्टमक में जैसे कहीं ना कल आ रहा हो, जैसे कि लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है अचानक से कोई बात कर रहा है तो, या वो इतने ज्यादा वहां से उस बंदे की प्रेजेंस है ना डिसोरिएंटेड हो जाते हैं कि वो जो काम कर रहे होते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। सपोज किसी की अम्मी उसे इमोशनली अब्यूज करती है, सारे बचपन से उसने इमोशनली अब्यूज किया, वो किचन में उसकी अम्मी मौजूद है, वो मौजूद है, वो काम नहीं कर पाएगी लड़की सही तरह, लड़का वो फोकस नहीं कर पाएगा, किचन पे चूल्हा पे रखा हुआ है, काम जो कर रहा था बिल्कुल सही सही कर रहा था, उनकी सिर्फ प्रेजेंस है, उन्होंने कुछ बोला नहीं है, आते ही उसका यानी कि वो जो क्या बोलेंगे हम उसको, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ओपन हो जाता है। तो जैसे वो सर्वाइवल मूड में जाएंगे, वो उस चीज पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। उसका मेजर फोकस क्या होगा, मैं हर चीज इतना परफेक्टली करूं कि मेरी अम्मी कुछ ना बोले, वो इस चक्कर में और भी चीजें जो कर रही भी होती है सही वो भी गलत कर देती है। या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही खौफ में इतने ज्यादा चले जाते हैं कि बस उन्हें भागने की लगती है वहां से, किसी ना किसी तरह करके बस मैं निकल जाऊं यहाँ से, अभी वो मेरे सामने मौजूद ना हो। और आप देखिएगा ये पैटर्न बहुत कॉमन है पाकिस्तानी किचन में। तो ये हैवी यानी कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ फीलिंग ऑफ हैविंग अ नॉट इन योर स्टमक व्हेन डीलिंग विद समवन, और जस्ट फेल्ट दैट समथिंग इन योर रिलेशनशिप वाज ऑफ, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा ऑफ रहता है, चाहे आप कितनी अच्छी कम्युनिकेट करें, जब वो आपको इमोशनली अब्यूज करते हैं ना, आप अपनी फीलिंग्स भी कन्वे नहीं कर पाते, आपको अजीब फील होने लगता है, दबा दबा सा खुद को दम घुट रहा होता है। When one party feels scared, confused, or like nothing they do will ever be right, this may be an indication and sign of emotional abuse. मतलब आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते उनके लिए, आप कभी भी उनको, परफेक्ट तो दूर की बात है, गुड इनफ भी नहीं हो सकते।
Emotional abuse is a behavior from another person that makes you consistently feel badly about yourself, like you just can't be you. आप अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते, आप अपनी फीलिंग्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी चाहते, अपनी इंटरेस्ट वगैरह या अपनी ड्रीम्स उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। वो करते हैं तो अगेन आपको वो ही बिलिटल करके या आपको ये बोल के कि आप ये कर नहीं सकते, या अपनी अपने इमोशंस, अपने जज्बात आप पे इतने ज्यादा दायर किए जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ आप ये करो। Emotional abuse is not limited to romantic partner but can be perpetrated by a family member, friend, or co-worker. Emotional abuse can make you feel guilty, ashamed, silenced, violated, uncomfortable, or many other things. Emotional abuse can be harder to identify since no one else can necessarily see its effect. They can be a bruise, a cut, or a scar. क्योंकि इमोशनल अब्यूज का स्कार आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, इस वजह से जो शुरू के 5 साइन बताए थे कि नॉर्मली उन लोगों में ये बिहेवियर होता है कि वो हाइपर यानी कि सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म से, और दूसरे लोगों को जज भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जब आपको पता चल जाए आप इमोशनली अब्यूज आप हुए हैं, जो भी बंदा हुआ है और सामने वाला नहीं करना चाह रहा है ना, तो आप पहले तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं उसके बिहेवियर के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल किसी भी तरह नहीं है। आप बच्चे थे, अगर आपके माँ बाप हैं तो डेफिनेटली उन्होंने आपको पैदा किया, आपने उन्हें पैदा नहीं किया, तो आप उनके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकते। आप पैटर्न खुद ही एनालाइज करें कि कब से ये चीज शुरू हुई, कि जब आपने टीनेज यानी कि क्रॉस कर ली, तब आपने कोई अपनी रिक्वायरमेंट रखी, तब ये बिहेवियर उनका शुरू हुआ, हमेशा से वो ऐसे रहे आपके साथ। और उसके अलावा ये चीज एक्नॉलेज करना उस मैटर में तो बहुत जरूरी है, जो हमने कहा कि जहाँ पे पेरेंट्स खुद मानते नहीं, उनको चाहे आप प्रोफेशनल से बात करवाते हैं कि पूरे के पूरे आप यानी कि जज ही लेके चले जाए उनके सामने, पूरी कम्युनिटी बिठा कर, कम्युनिटी बिठा दें उनके सामने, वो एक्नॉलेज नहीं करते कि हम गलत है, मानते भी है तो बाद में वही उनका रिपीटिंग पैटर्न रहता है। मतलब दूसरे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर देते हैं, वो सबकॉन्शियस पैटर्न में कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से मानते नहीं, उनको साथ ये हुआ होता है, उनको लगता है ये जस्टिफाइड है हमारा बिहेवियर। तो आपको ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप योर ओन हीलिंग प्रोसेस वुड बी कि आप रियलाइज करें कि यू कैन नॉट चेंज देम, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ना ही आपकी जिम्मेदारी है उनको चेंज करना। एक कोशिश करना बेशक आपकी जिम्मेदारी, बीइंग अ मुस्लिम, दो मैं यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से थोड़ा सा खिलाफ करती हूँ कि जब तक आपने कोशिश नहीं की ना, आप ये बोल नहीं सकते। हाँ, कोशिश करके देखें, लेकिन शुरू में ये बात माइंडसेट में बिठा लें, इन केस वो ना हो तो ये आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ऑन करते उनके इस बिहेवियर की या उनके इस मसले की। क्योंकि वही बात, अल्लाह आपसे एफर्ट्स पूछेगा, रिजल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें बाउंड्रीज ड्रॉ कैसे करनी है, कहाँ पे आपको बैक ऑफ ही कर जाना है, फिर आप बस मान जाए कि नहीं यहाँ पे तो अब नहीं, पहले मैं अपने आप की तो हीलिंग कर लूँ, उसके बाद फिर मैं देख करता हूँ ये रिलेशनशिप रिपेयर करने की कोशिश। तो abuser do not change because receiving change from receiving your compassion, they change by learning to act with compassion। इसकी टैगलाइन यही है कि वो आप कितनी ही उन्हें मोहब्बत दे लें, उनसीयत दे लें, अब्यूजर को कभी हो तो अपना ऑन समझता है ना, वो तो राइट समझता है कि वो आपको ऑन करता है, माँ बाप जैसे वो समझते हैं। हमारे यहाँ पे टेक्निकली भी हस्बैंड भी वाइफ को ये समझता है कि वो ऑन कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है वो, और वाइफ भी यही समझ रही है आजकल तो फिलहाल अपने हस्बैंड को। तो वो दोनों सूरतों में अगर इस तरीके का किसी का बिहेवियर है ना, वो आपको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, एज नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इमोशनल बीइंग ट्रीट कर रहा है, आपको खुद को एक्नॉलेजमेंट नहीं करने दे रहा आपकी चीजों की। तो वो बंदा को आप कितनी ही मोहब्बत दे लें, वो आपकी मोहब्बत से चेंज नहीं होगा। उस कब चेंज होगा, जब वो खुद सीखेगा कि किस तरीके से मोहब्बत करनी है। उसको मोहब्बत करना नहीं आती है असल में। के बाद आपको रिटेलिएट नहीं करना, मतलब रिटेलिएट नहीं करना कि अब्यूजर्स आर जो है ना, वो बहुत एक्सीलेंट मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना है। उनके साथ भी शायद खुद हुई होती है, अगर नहीं भी हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा हुआ ही होता है कि मैनिपुलेशन कैसे करनी है, सामने वाले को गिल्ट में कैसे लेके जाना है। तो वो प्रोवोक करेंगे आपको, इतना प्रोवोक करेंगे कि आप खुद अपने आप को ब्लेम करने लग जाएं हर चीज से। मतलब वो आप कोई भी कंडीशन रखें, सिनेरियो रखें, आप अब्यूजर की सबसे आसानी निशानी भी यही होती है, मैनिपुलेटर्स की भी। आप कुछ भी सिनेरियो रख दें, कुछ भी, वो 50% भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, वो 100% आपको करते करते इवन मान भी रहे ना, वो आगे का सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आपने ये किया था ना इसलिए फिर मैंने किया था, हाँ फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मतलब वजह फिर भी आपको बना देगा वो सामने वाला। उसके बाद आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि ये आप, जाहिर सी बात है, मेहनत आपको खुद करनी है, अपनी जात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। तो रिकॉग्नाइज करना होगा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या होता है। जो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप होता है ना, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, आपका आपके स्पाउस के साथ हो, या आपके किसी फ्रेंड कलीग किसी के भी साथ हो, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर आपके माइग्रेन, आपको हेल्थ इशू, आपको बॉडी पेन, इवन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, अल्कोहल, इवन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी शुरू हो जाते हैं।
तो आप डेफिनेटली कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी इस लेवल पे पर्सनालिटी इश्यूज होने लग जाए, जिसमें स्पेशली पीसीओएस का हार्मोनल डिसबैलेंसेस जो होते हैं ना, ये भी आपके डिप्रेशन एंड कंटिन्यूसली स्ट्रेस होने की वजह से, और जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं ये सभी स्ट्रेस ओवरली, यानी कि अगर आप बचपन से स्ट्रेस वाले माहौल में रहें तो आपको ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है, मतलब वो बीमारी खुद ही होने लग जाती है। तो आपको कंट्रोल करना सीखना होगा अपने इम्पल्सिव, जब आपको ट्रिगर करवाया जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको पता हो आपके ट्रिगर्स वो कहाँ पे कब क्या जुमला बोलेंगे, आप खुद उन्हें लिखें, खुद जर्नलिंग करना शुरू करें और खुद अपने इम्पल्सिव को पहचानें और फिर कंट्रोल करना सीखें उसे। हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है, कुछ तो सब पे काम कर जाते हैं, लेकिन विद टाइम एकदम इफेक्ट नहीं आएगा। शुरू में तो शायद आप एक करें, आपको लगे ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, मैं किसी और मेथड थोड़ा टाइम दें उसे, स्पेशली 40 दिन का पीरियड तो दें। क्या आपको फिजिकल फोर्स के साथ तो कभी रिस्पॉन्स नहीं करना, पेरेंट्स के साथ तो बेशक इस्लाम ही मना करता है, लेकिन अगर किसी का सीवियर लेवल भी हो ना तो वहां पर भी आपको नहीं करना, चाहे वो कलीग ही क्यों ना हो आपका। जब आपको प्रोवोक करें, क्योंकि वो अगेन मैनिपुलेटर है, आप पर ही ब्लेम सारा डालना चाह रहा है, आपको गिल्ट फील करवाना चाह रहा है इसके लिए। उसके अलावा सांस लेना शुरू करें तेज तेज ना, जैसे ही आपको ट्रिगर किया जा रहा है, इन्वायरमेंट चेंज करने की कोशिश करें, रूम चेंज कर लें, वो जगह चेंज कर लें, प्लेस चेंज कर लें, खड़े हुए हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, इस तरह की कोई अपनी पोजीशन चेंज करें और फिर सांस लेना, गहरा सांस लेना शुरू करें। इस तरह से प्रिटेंड करें जैसे आपको आवाज नहीं आ रही, अपने आप को फेक करें। तो आई नो इट्स मुश्किल, पर ये बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा बिगिनिंग के अंदर, स्पेशली लड़कियों को। लड़के तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, तो उनका ये बाहर निकलना उनके लिए कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, वो मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। लेकिन आप पहले कोशिश यही करें कि बाहर ना जा सकती लड़की तो अपना रूम चेंज कर ले, जगह चेंज कर ले और सांस लेने लग जाए गहरी गहरी। और जैसे ही वो डिस्कशन हो रहा है फौरन उसको रोक दें, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट मूड पे चले जाएं। साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है किसी को भी देना, फिर चाहे आप पेरेंट्स को ही क्यों नहीं दे रहे हो अपने। तो अपनी हीलिंग की जर्नी बिगिन करने के लिए आपको सबसे पहले एक सेफ प्लेस स्पेस चाहिए होगा, प्लेस चाहिए होगी कि आप एक्सप्लोर कर सके अपने इमोशंस को फ्री फ्रॉम जजमेंट। खुद को भी जज नहीं करना, किसी और से भी जज नहीं करवाना, आप खुद लिखेंगे बस अपने बैठकर लिखें, सोचें या कुछ भी करें, रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, किसी दोस्त से बात कर लें, अगर कोई आपके पास दोस्त है ऐसा जो आपकी सुनने को राजी हो इतनी बातें, तो आप उसके साथ भी अपना डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये बात शुरू में ही बता दें कि उसको आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, उसने आपको रीजंस नहीं बताने, आप अभी खुद अपनी हीलिंग जर्नी पर हैं, आप सिर्फ बात कर रहे हैं उससे, क्योंकि हमें नहीं पता वो सामने वाला खुद भी हील्ड है या नहीं, वो आपको कोई गलत ही कुछ ओवरव्यू दे दे अपने बारे में। उसके बाद आपको रिमाइंड करवाना ये कि आपकी नीड्स और आपके इमोशंस वैलिड हैं। एक बच्चे को माँ बाप की मोहब्बत बचपन से चाहिए होती है, नहीं मिली तो उसमें उसका कसूर नहीं था, वो ऐसा हरगिज नहीं था कि वो अनलवेबल था या वो मोहब्बत के काबिल नहीं था, उसमें उसकी पेरेंट्स की कोताही थी, उन दोनों ने नहीं की। लेकिन अगेन यू डू नॉट ऑन टू देयर बिहेवियर, आप उनके बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते, आपको बस ये एक्नॉलेज करना है और खुद अपने आप को हील करना है, जिसको कहते हैं फिर इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस में आगे इंशाल्लाह ताला बताती हूँ उसमें। प्रैक्टिस करें टर्निंग टुवर्ड्स योर इमोशन रादर देन अवे फ्रॉम देम, भागे नहीं अपने इमोशन से। कुछ भी इमोशन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसको लिखें, उससे भागना नहीं है, एक्नॉलेज करना है उसे। अपने इमोशनल अबैंडमेंट जो ट्रॉमा है, आपको थ्रू इनर चाइल्ड वर्क, उसके लिए आपको पूरा इनर चाइल्ड वर्क का फ्रेमवर्क होता है। वैसे तो मैं आप नीचे एक्सप्लेन करूंगी कि ये होता है कि आपको खुद अपने आप को इन सिंपल वर्ड पेरेंट करना पड़ता है। मतलब जो आपका बचपन के अंदर आप स्टक हो ना, उस स्टकनेस को खत्म करने के लिए आपको अपने आप की ही पेरेंटिंग शुरू करनी होती है। अपने इनर चाइल्ड को समझाना होता है कि यू आर नेवर रॉन्ग, यू आर गुड इनफ, उससे खुद बातें करनी होती है, खुद उसको एक्सप्लेन करना होता है कि नहीं आपने ये जो फील किया था ये कोई गलत फील नहीं किया, ऐसा ही फील करता अगर किसी के साथ भी हुआ होता। और ये भी जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि आप एकदम माफ करें, हर किसी के बंदे का प्रोसेस अपना अलग अलग होता है। कुछ बंदे के बहुत सीवियर ट्रॉमा होते हैं, वो एकदम माफ नहीं कर पाते। कुछ लोगों के दिल इतने बड़े होते हैं, वो कर देते हैं फौरन, लेकिन अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, ये चीज तो फौरन रोकनी है आपको। फिर नोटिस करें कि व्हाट योर नीड्स आर एंड टेंड टू देम बिफोर एनीवन एल्स दे आर इम्पोर्टेंट। किसी और से बोलने में एक्नॉलेज करवाने के मैं ये चाहता हूँ, यानी अपनी इमोशनल नीड्स को खुद एक्नॉलेज करें। हाँ मुझे इसकी जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी फ्रेंडशिप है, मेरे दोस्त है तो मुझे इस तरह ट्रीट करें, या मेरा स्पाउस है तो मुझे इस तरह ट्रीट करें, या मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे वो इस तरह ट्रीट करें, मेरा हक बनता है। उसके अलावा आप डेफिनेटली आस्किंग फॉर हेल्प, ऑल्सो प्रैक्टिसिंग रिसीविंग हेल्प, क्योंकि इस तरह के लोग जो है ना अक्सर औकात ये भी करते हैं विद टाइम, जैसे जैसे उनका ट्रॉमा पुराना होता रहता है, वो नहीं होते हील्ड, और फिर उनको अगर इमोशनली अब्यूसिव पार्टनर भी मिल जाए तो वो लोग रिसीव भी नहीं करते हेल्प। मतलब वो ना के सिर्फ दूसरों से हेल्प नहीं लेते, वो कोई अगर दे भी रहा हो, पहचान भी रहा हो ना कि उनको हेल्प की जरूरत है, वो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, वो एकदम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं।
It takes time plus dedication to heal and start with one area first before moving on to the other. You have got this. पहले एक एरिया पे काम करें, सिर्फ स्पेस ही क्रिएट करने की कोशिश करें, सेफ स्पेस, उसके बाद दूसरे प्रोसेस पे जाएं, हल्के हल्के करके करें। स्लो प्रोसेस है लेकिन डेफिनेटली आपको ही करना है क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन वेलबींग। उसके अलावा स्किल्स एंड कॉन्शियस सेल्फ ट्रेनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए ना, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, राइट डाउन योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स लिखना सीखें। अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, आपको खुद को पता होना चाहिए आप कहाँ पे क्या चाह रहे हैं, आपके पैटर्न क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। जब स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो आपका बिहेवियर क्या होता है। सपोज एक बंदा स्ट्रेस की कंडीशन में किसी और तरीके से बिहेव करेगा, दूसरा बंदा बहुत पैनिक हो जाएगा, एक बिल्कुल ही इस तरह होगा जैसे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कुछ हो रहा है। ये भी वही नेगेटिव साइन होता है, कोई अच्छा साइन नहीं होता कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। कि आप नार्सिसिस्टिक बंदा है तो फिर समझ में आता है, उसको नहीं फील होता किसी का भी ट्रॉमा। अपने थॉट्स को लिखना सीखें, क्वेश्चन करें उसी की बुनियाद पर, क्वेश्चन आंसर करें अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपने उन एक्सपीरियंसेस ने आपके बिहेवियर को अब शेप कैसे किया। आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कब आपके माँ बाप ने कुछ काम से आपको रोका था और वो आप करना चाहते थे, और अब आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के साथ तो वो नहीं कर रहे, या अगर आप या आपकी शादी नहीं हुई तो आप किसी और के साथ तो ये नहीं कर रहे, अपने स्पाउस के साथ तो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इमोशनल रेगुलेशन, इसको आप सीखें कि इमोशनल रेगुलेशन होती क्या है। ये पूरा एक स्किल्स है, बहुत बानी अच्छा वास्ट टॉपिक है ये भी, कि इमोशनली रेगुलेट हर किसी को करना चाहिए अपने आप को, ना कि सिर्फ उसको जो इमोशनली डिसबैलेंस हो या इमोशनली अनस्टेबल हो या इमोशनली अब्यूज्ड हो। किसी को भी हो, कोई भी बंदा हो, किसी भी लेवल पर हो, इमोशनल रेगुलेशन की सबको जरूरत होती है। इसको कहते हैं डी क्लटर भी करना आना चाहिए माइंड को अपने ना। डी क्लटर जो लोग नहीं करते माइंड को, वो ओवरफ्लो भी हो जाते हैं, फिर ओवरवर्क कर जाते हैं, फिर अगेन उनको फिर ये तो बॉडी भी उनसे खुद ही करवा लेती है रेस्ट, बीमार पड़ जाते हैं तो फिर रेस्ट लेना ही पड़ता है ना। उसके अलावा आपको अपने अटैचमेंट स्टाइल पता होना चाहिए, जो मैंने ऊपर कहा था कि अटैचमेंट स्टाइल कहाँ पे आते हैं। जैसे मर्दों को ये नॉर्मली होता है, उनके पास स्केप रूट होता है बाहर जाने का ना। घर में लड़ाई हो रही है, माँ उनके साथ कुछ जबरदस्ती कर रही है, बाप उनसे जबरदस्ती कर रहा है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो घर से बाहर चले जाएंगे। कि वो टाइम ही ऐसा डिसाइड करते हैं कि घर में जब आएंगे, जब घर में सब सो जाएंगे ना, आप जान के टाइम ऐसा डिसाइड करते हैं। तो इस बिहेवियर से ना उनका अटैचमेंट स्टाइल 4 तरह के होते हैं ना। एक होता है सिक्योर, जैसा हेल्दी है अटैचमेंट स्टाइल। एक होता है एंशियस यानी कि अटैचमेंट स्टाइल। और एक होता है आपका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अभी जो लड़के होते हैं नॉर्मली जो इस पैटर्न पे होते हैं, वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल शो कर रहे होते हैं। मतलब वो जब कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन में आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के बजाय भाग जाते हैं उससे, मतलब बात नहीं कर सकते, आप उनको जबरदस्ती करवाना पड़ती है। टाइम मांगते कि नहीं अभी टाइम तो टाइम, असल में रिजॉल्व करने के लिए नहीं मांग रहे थे टाइम, वो भागने के लिए मांग रहे थे, क्योंकि उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होती चीजें। उनको लगता है कि बस यही तरीका है इससे भागने का, हल नहीं कर सकते आप। और जो एंशियस होता है वो बंदा बहुत ज्यादा, यानी कि उसको सिर्फ ये परवाह होगी सामने वाले की कि वो बंदा उसकी बुरी नहीं मान जाए ना कोई बात, फिर चाहे उसको कितना ही कुछ सेक्रीफाइस करना हो, जो नॉर्मली फीमेल्स का हमारे यहाँ पैटर्न होता है। जरूरी नहीं है हर फीमेल का हो, बहुत सी फीमेल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की भी होती है। वो फिर एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों बुरे को स्टाइल के बीच की यानी कि दीवार आप समझ लें होती है। उसके अलावा आप असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल उसको सीखें। असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है कि आपको अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना आता हो, कि आपकी नीड्स कहाँ पे क्या गलत है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है आप लोगों को डोमिनेट करें, आप जबरदस्ती उनसे काम करवाएं। बस अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना, सामने वाले की बात समझना, फिर उसके बाद डिसीजन लेना, इसको असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे विद टाइम तो ये भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और अटैचमेंट स्टाइल के बारे में एक मैं चीज बता देती हूँ यहाँ पर, कि जो माँ बाप का बिहेवियर होता है ना, जो माँ बाप से बच्चों का केयर होता है। अगर किसी के माँ बाप ने उसको बचपन में नहीं पाला, सपोज उसके नाना ने पाला है, नानी ने पाला, या कहीं पे किसी दादा दादी ने उसकी केयर टेकिंग की है, तो उनके पैटर्न तो ज्यादा होगा माँ बाप के बजाय, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बजाय, क्योंकि टाइम उन्होंने उस बच्चे ने उसके साथ ज्यादा स्पेंड किया है। तो वो उनके ही बिहेवियर, उनके पैटर्न को मतलब चल रहा होता है उनके पैटर्न पर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी यानी कि ये कह लें इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं ना, मतलब इमोशनली कभी भी उनके कोई इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते, या हग नहीं करते, या प्यार नहीं करते। वो रो रहा है तो मतलब एकदम उनको शट अप कॉल आ जाती है, या बिल्कुल इग्नोर की क्या कर रहा है, तो वो बच्चा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करता है बड़े होने के बाद। और जो बच्चा को कभी तो अवेलेबल होते हैं, कभी उनको शट अप कॉल आती है, कभी बीच में उनको थोड़ा बहुत किस दे दिया जाता है, फिर एकदम उनसे दूर हो जाया जाता है, तो वो एंशियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक चीज मिल रही होती है फिर छिन रही होती है, बार बार यही पैटर्न उनके साथ रिपीट हो रहा होता है।
और जो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन मेजरली वहाँ पे अब्यूज़ भी आ जाती है, तो वो बच्चा कन्फ्यूज़ ही रहता है कि मतलब उसको क्या करना है, वो दोनों बिहेवियर शो करता है। और जो सिक्योर होता है उसमें उसके इमोशनल नीड्स एज़ अ चाइल्ड पूरी हुई होती हैं, चाहे उसके केयरटेकर कोई नाना दादी दादा कुछ भी हो उनके थ्रू पूरी हुई हो, या माँ बाप अगर उन्होंने उनके साथ नेचुरल टाइम स्पेंड किया उसके थ्रू पूरी हुई हो, तो वो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल यानी कि करते हैं। और ऐसे बच्चों ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आसान भी होता है, वो अफेक्शनेट ज्यादा होते हैं, फेक नहीं करते अफेक्शन अपने, उनके बहुत आसान होता है उनको नीड्स कम्युनिकेट करना, रिकॉग्नाइज करना, सामने वाले के इमोशंस की बताना। और वो ऐसे बच्चे बड़ी जब अपनी एज में आ रहे होते हैं 7-8 को क्रॉस कर जाते हैं, तो एम्पैथी बहुत ज्यादा आसानी से डेवलप कर जाते हैं, क्योंकि उनको सोशल मतलब जो होती है ना कम्युनिकेशन, लोगों से मिलना, इससे उन्हें घबराहट नहीं होती, उन्हें ट्रस्ट के इश्यूज नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करते, पेरेंट्स आपको इमोशनल एक्नॉलेज नहीं करते, आपको इमोशनल हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कायम करते आपके साथ, तो ऐसे बच्चे ना दूसरे लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेजर फिगर थी उनकी, जहाँ से उनको मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, उन लोगों ने ही उनको नहीं सहारा दिया, तो वो दूसरे पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर सफर करते हैं फ्रेंडशिप फॉर्म करने में। तो थिंग्स योर इनर चाइल्ड माइट नीड टू हियर, जो चीज आपका, जो आपके अंदर का जो बच्चा है ना वो सुनना चाहता है, जो अनहील्ड चाइल्ड है वो क्या सुनना चाहता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट व्हेन अदर पीपल आर इन बैड मूड्स, आपका फॉल्ट नहीं है जब दूसरे लोग बुरे मूड के अंदर हैं। यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड, क्योंकि ऐसे लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है, तो वो अपने आप को वर्दी इनफ नहीं समझते, तो वो मान भी रहे हो ना, जाहिर भी कर रहे हो, उनका सेल्फ है ना अंदर सबकॉन्शियस उनकी सेल्फ स्टीम बता रहा होता है कि नहीं आप लो, आपको ये डिजर्व नहीं करते, मे बी आपको मिले या ना मिले, हम तो डिजर्विंग ही नहीं है। मतलब वो हद से ज्यादा इतने लोग होते हैं कि उन लोगों को खुद अपनी दुआओं पे भी यकीन नहीं होता। हम तो ईमान वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप एथिस्ट में एटीट्यूड देखें तो वहां तो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर वो अगेन फेक डमनर बनाते हैं, अपना परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को किसी भी चीज के काबिल नहीं समझते, इसलिए उनको अपनी काबिलियत पे कभी भरोसा ही नहीं होता, वो हर चीज में एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं। इट्स ओके टू फील, आप कुछ भी इमोशन फील कर रहे हैं, ओके डेफिनेटली, हर बंदा हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता, बाज़ औक़ात हमें भी रोना आता है, बाज़ औक़ात आपको किसी भी बंदे को चाहे वो कितना इमोशनली हेल्दी हो रोना आ सकता है, और रोना अच्छा ही होता है, हेल्दी होता है, बल्कि जो लोग नहीं रोते वो अनहेल्दी एक पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि जो इमोशन अगर आप रिलीज नहीं करते हैं ना अपने, तो वो आपके बिल्डअप होते रहते हैं बॉडी में, रिलीज होती है जब हम रोते हैं इस तरह के इमोशंस में, क्योंकि हमारे जो टीयर्स है ना उसकी जो बायोकेमिस्ट्री आप समझ लीजिए, जो उसकी केमिस्ट्री वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर इमोशन। सो यू आर अ गुड पर्सन एंड आई लव यू, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। क्या आपको दूसरों की, यानी कि पेरेंट्स ने नहीं अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी दी, तो आप अपने आप को ऑन करें कि आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। सेल्फ लव इसे कहते हैं यहाँ पे, वो नहीं खुदगर्जी वाली मोहब्बत, सेल्फ लव की एक्नॉलेज तो करो कि यस आई एम वर्दी ऑफ लव, यू आर ब्यूटीफुल एंड लव्ड, व्हाट हैपेंड टू यू वाज नॉट योर फॉल्ट। उसके अलावा जो मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था कि आपको खुद को रीपेरेंट करना पड़ेगा, कि यू स्ट्रगल विद होल्डिंग एंड कीपिंग बाउंड्रीज। इसके अंदर क्या है, आप बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाते ना, ऐसे लोग, जब आपको रीपेरेंटिंग करना शुरू करनी है तो बाउंड्रीज ड्रॉ करना शुरू करनी होगी। ये पेरेंट्स का काम था सिखाना वैसे टेक्निकली, लेकिन पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने तो ब्रीच की, आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी, और आपको इमोशनल एक्नॉलेजमेंट जहाँ पे बॉन्डिंग बनानी थी वो भी नहीं की। तो आपको ये चीज पहचाननी होगी कि आप स्ट्रगल जो करते हैं अपनी बाउंड्रीज के साथ, वो आप पहले तो एक्नॉलेज करें कि हाँ मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। यू नोटिस अनहेल्दी पैटर्न इन योर रिलेशनशिप, अपने अनहेल्दी पैटर्न रिलेशनशिप में देखें, आपका कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है, आपको पता होना चाहिए, सिक्योर की तरफ लेके जाएं, जो भी है उसके ऊपर काम करें। यू फील लॉस्ट एंड विदाउट पैशन और पर्पस, आप लॉस्ट फील करते हैं, इवन अगर आपको कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट भी कर जाए ना, विद टाइम आप अगेन लूज कर जाते हैं ट्रैक बहुत जल्दी। आपको दूसरों की मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपको पीछे से पुश चाहिए होता है लगातार, क्योंकि आपको अगेन जो आप खुद की, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ थी वो बिल्डअप नहीं हुई। यू मेक लाइफ डिसीजन टू प्लीज इम्प्रेस गेट लव फ्रॉम अ पेरेंट, आप अपने लाइफ के डिसीजन अपने माँ बाप की उसके ऊपर लेते हैं कि मेरे माँ बाप ये चाहेंगे तो मैं करूंगा, ये चाहेंगे तो करूंगा, भले वो कितना ही उसमें लड़ाओ। इवन मैंने हीलिंग वाले प्रोसेस वाले लोगों को भी इसमें सफर करते हुए देखा है, वो बार बार अटक जाते हैं कि नहीं यहाँ पे तो मैं करूँ ना, यहाँ पे तो मैं करूँ ना, जबकि वो उनका हक होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो खुद को कॉन्शियसली लिख लिख कर, लोगों से बात कर करके, बड़ों की हेल्प लेके, मेंटोर चुने अपने, उसके बाद बेशक आप इस चीज से आसानी से निकल सकते हैं।
पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड एंड सेल्फ सबोटेज बिहेवियर बहुत कॉमन होता है। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड क्या होता है? लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। सेल्फ सबोटेज अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को दबा देंगे या सेक्रीफाइस कर देंगे। योर इनर नैरेटिव इज क्रिटिकल। आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जो ऊपर भी बताया था कि आप ऑफन जजमेंटल होते हैं और दूसरों को भी क्रिटिक बहुत ज्यादा यानी कि ना नुक्ताचीनी की नजर से देखते हैं। यू चेंज कोर पार्ट्स ऑफ द सेल्फ डिपेंडिंग ऑन हु यू आर अराउंड। आप अपने कोर बिलीफ, अपने यानी कि इंटेग्रिटी नहीं होती है ऐसे लोगों की। इंटेग्रिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है? वो लोग चेंज हो रहे होते हैं दूसरों के मुताबिक, उनके साथ जो मौजूद है उसके मुताबिक उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यू मेक promises to yourself and don't follow through। आप स्टिक नहीं कर पाते एक डिसिप्लिन पे। वही ना, आपकी एनर्जी इतनी लो कर दी जाती है, इतना आपको डिमीन किया जाता है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट ही खो देते हैं। तो जो बंदा अपने आप पे ट्रस्ट खो बैठा है उसको सेल्फ डिसिप्लिन करना भी मुश्किल होता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन के रूल्स में भी आता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो दैट यू कैन डू दिस, सो यू विल डू दिस। यू डिस्ट्रस्ट द इंटेंशन ऑफ अदर। आप दूसरों के बारे में हमेशा स्केप्टिसिज्म में ही रहते हैं। मतलब पहले नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जबकि हदीस है कि आप मुसलमान के बारे में खुशगुमानी ही रखें, बदगुमानी से बचें। तो वुंडेड जो इनर चाइल्ड है उसकी जो होती है क्या, वो हमेशा विक्टिम रोल में रहेगा, इनसिक्योर होगा अपने साथ। नीड से उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडेशन जरूरी चाहिए उसको। मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है ना किसी यूनिवर्सिटी से, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी है, लेकिन नहीं, मुझे वैलिडेशन चाहिए। नहीं, मुझे कोई ना कोई बोले हाँ ये तो आपने बहुत अच्छी चॉइस की, आपकी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस है, आप बिल्कुल सही डिसीजन लेते हो। मुझे किसी से सुनने की क्या जरूरत है? ये जो वैलिडेशन होती है ना, एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करना, उसके बाद डिसीजन लेना, ये आपको बताती है कि आप कितने ज्यादा अपने मतलब मुस्तकिल मिजाज भी हैं और कितने ज्यादा आप ऑथेंटिक है कैरेक्टर में अपने। इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा अफ्रेड टू बी अलोन, तन्हाई से डरते हैं। या कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं, जो बिल्कुल ही तन्हा हो जाते हैं, जिसमें अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। लुक्स फॉर नेगेटिव चीज हमेशा अपनी जिंदगी में फैसला लेने से पहले नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा देखेंगे, कि मतलब हर चीज को ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखेंगे। उनको छोटी सी चीज में भी इतने बड़े बड़े मसले नजर आते हैं, सामने वाले को नजर नहीं आते। जिसका आइंस्टाइन की एक क्योट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि कुछ लोगों के साथ आप प्रॉब्लम शेयर करो ना अपनी, वो सॉल्यूशन का बता दो उन्हें, तो वो सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम निकाल के दे देते हैं। मतलब आप सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन देते जाए, वो प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकाल के देते रहेंगे। हर सॉल्यूशन में से 2-3 प्रॉब्लम ज्यादा निकाल देंगे वो। फील्ड विद स्ट्रेस एंड वरी, हर वक्त फील्ड स्ट्रेस और वरी की कंडीशन में रहते हैं वो। उसके अलावा जब वो हील होने लगता है उनका इनर चाइल्ड, तो वो ऑनरशिप लेते हैं अपनी खुद की, अपनी जात की ऑनरशिप लेंगे कि हाँ मुझे अपने आप को हील करना है, मैं आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। कॉन्फिडेंट होने लगते हैं, सिक्योर फील करने लगते हैं अपने साथ, वैलिडेटेड बाय सेल्फ, खुद अपने आप से वैलिडेट करते हैं अपनी चीजों को, दूसरों से वैलिडेशन सीख नहीं करते। अलोंग टाइम जिसको बोलते हैं सॉलिट्यूड का टाइम, उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। काम होने लगता है, अंडरस्टैंडिंग होने लगता है उनका बिहेवियर, लोगों को जल्दी से जज नहीं करते, उनकी पहले सुनते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। उसके अलावा जॉय एंड हैप्पीनेस उनके मतलब खुद ही उनको पता होता है कि वो कब फील करेंगे हैप्पी, कब जॉय फील करेंगे, और वो खुद ही अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करना जानते हैं। फाइंड पॉजिटिव, हर वक्त हर चीज में पॉजिटिविटी खुद ही वो देखने भी लग जाएंगे, फाइंड भी करने लगे। कॉन्शियस पैटर्न में पहले लेके जाना पड़ेगी, सब कॉन्शियस में फिर खुद ही चली जाती है बाद में। उसके अलावा लाइट एंड लव मूड के अंदर है ना, समझ लें आप, उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे जो इनर चाइल्ड वुंड है उसके मैं थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। एक तो होता है अबंडेंट वुंड्स। इसको क्या होता है कि आपको लेफ्ट आउट फील करवाया जाता है, एक दो बच्चे को ज्यादा दी जा रही है। खासतौर पे मैंने देखा ये बड़े बच्चे के साथ ज्यादा पाकिस्तान में कॉमन करवाया जा रहा होता है। उसको हर चीज के ऊपर जज किया जाता है, या उसको एज अ पेडेस्टल सेट किया जाता है कि बाकी वाले फॉलो करेंगे। कहीं कभी तो नीचे वालों को उसकी वजह से डिग्रेड कर रहे होते हैं, और फिर अगर वो नहीं हो रहा हो तो फिर उसको करने लग जाते हैं। उसके अलावा फियर्स होता है उनका कि वो पीछे नहीं रह जाए किसी से ना, क्योंकि उनको अबटमेंट दिया, उनको तो यानी कि ये बोल देना छोड़ दिया गया, उनको तो बिल्कुल ही तनहा कर दिया गया उनके पेरेंट्स की तरफ से। वो कोडिपेंडेंट होते हैं हमेशा, थ्रेटन्स टू लीव। ज्यादातर ऐसे लोग भी छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है बिहेवियर, मुझे समझने में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया तो वाकई में ऐसे लोगों में ये चीज थी कि वो खुद भी ज्यादातर उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, मतलब भागते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बजाय। उसके बावजूद वो लोग थ्रेटन भी कर जाते हैं यानी कि आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता चल रहा होता, उनको ऐसा लग रहा होता है मोहब्बत भी चाहिए उन्हें, लेकिन वो फिर खुद ही उससे भागेंगे, दूर भी भागेंगे, वो दूर कर भी देंगे। नॉर्मली अफेक्ट्स इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। ये नॉर्मली उसी को अफेक्ट करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल पीपल होते हैं। गिल्ट वुंड क्या होते हैं? फील सॉरी और बैड, डजंट लाइक टू आस्क फॉर थिंग। लोगों से कुछ भी नहीं मांगते। पेरेंट्स ने हर बात में उन्हें सेक्रीफाइस करना सिखाया हो कि भाई आप बड़े हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। मतलब वो बड़ा 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल भी बड़ा है ना, उसको ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे वो 20 साल बड़ा है उससे।
यूज गिल्ट टू मैनिपुलेट करना, बार बार उसको गिल्ट करवाया जाता है, शर्मिंदा कर किया जाता है कि आप बड़े होने के बावजूद ये नहीं समझ रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। उसको आप बहुत ज्यादा यानी कि ना अफ्रेड होता है ऐसा बंदा सेट बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको तो लगता है उनका तो ऑन है, उनकी प्राइवेसी ब्रीच करना, प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं उस बंदे का, तो उसको तो यकीन ही नहीं आता कि वो बाउंड्री जो ड्रॉ कर रहा है वो उसका हक है भी या नहीं। नॉर्मली अट्रैक्ट पीपल हु मेक देम फील गिल्टी, और ऐसे लोग जो नार्सिस्टिक लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना, जो उनको यूज करते हैं, मतलब उनको यूज होना पसंद आने लग जाता है, वो अपने आप को उस तकलीफ के अंदर अच्छा फील करने लग जाते हैं। ट्रस्ट वुंड होते हैं उनके कि वो दूसरे इज अफ्रेड टू बी हर्ट अगेन, ट्रस्ट नहीं कर पाते, ऐसे इंट्रोवर्जन की तरफ चले जाते हैं ज्यादातर। डजंट ट्रस्ट देमसेल्फ, अपने आप में ट्रस्ट नहीं करते, लो सेल्फ स्टीम होती है, लो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा कम होता है उनका। फाइंड वेज नॉट टू ट्रस्ट अदर, दूसरे लोगों के अंदर भी क्रिटिसिज्म देखेंगे, वो बार बार स्केप्टिसिज्म की तरफ जाएंगे, जहां पर जरूरत नहीं है ना वहां पे भी ओवरली कॉन्शियस होंगे किसी के साथ काम करने में। फील्स इनसिक्योर एंड नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, अगेन वैलिडेशन उन्हें बाहर से ही चाहिए होती है। उसके अलावा डजन फील सेफ फील नहीं करते कहीं पर भी, हमेशा यानी कि फाइट एंड फ्लाइट मूड में ही फील कर रहे होते हैं हर जगह। नॉर्मली अट्रैक्ट पीपल हु डोंट फील सेफ, और दूसरे लोग जो भी सस्पिशियस होते हैं ना उनकी तरह हर किसी को शक की निगाह से कि उनका पर्स ही लेके भाग रहा होगा सामने वाला बंदा, या चोरी की नजर से उनके बराबर में जेब काटने के लिए बैठा है, इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। नेग्लेक्ट वुंड, उसके अलावा क्या होता है, स्ट्रगल टू लेट थिंग्स गो, जब उनको नेग्लेक्ट किया जाता है बहुत ज्यादा बचपन के अंदर, तो वो चीजों को जाने नहीं देते ना, मतलब तकलीफ दे चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हैं। हैज लो सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है, वो कोई उनको कितना ही ब्लैकमेल कर ले, कोई उनको कितना ही इमोशनली अब्यूज कर ले, कितना ही डिग्रेड कर ले, वो आप जान के खुद खुशी से उसके पास जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको इससे तस्कीन मिलने लग जाती है। स्ट्रगल टू से नो, नो कभी नहीं कहेंगे, हर कोई उनके ऊपर हक रखता है जब चाहे उनसे कोई काम ले ले। गेट्स एंग्री इजीली, इसी वजह से फिर एंग्री मूड उनके बार 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 ना आने की, जाहिर सी बात है, आप अपनी भी नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे, सामने वाले की भी नहीं कर पा रहे, हर किसी का लिमिटेड टाइम होता है, तो ऐसे लोगों का एंग्री मूड काफी जल्दी ऑन हो जाता है। रिप्रेस करते हैं अपने इमोशंस, जाहिर नहीं करते दूसरों से। फियर्स बीइंग वल्नरेबल, दूसरों के सामने अपनी बातें, अपने दिल की चाहत या अपने आप की अपनी फीलिंग्स का इजहार करने से डरते हैं। नॉर्मली अट्रैक्ट पीपल हु डोंट अप्रिशिएट देम एंड मेक देम फील सीन, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उन लोगों उनकी वैल्यू नहीं करते, मतलब उनको डिग्रेड करेगा, अब्यूज करेगा ना, वो उसके सामने उसके पास जाना पसंद करेगा। इस वजह से अटैचमेंट स्टाइल का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल हेल्दी नहीं है ना, आप अनहेल्दी पैटर्न के ऊपर अनहेल्दी रिलेशनशिप में सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, जहां पे इवन आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही है, आपको पता है सामने वाला नहीं सुधरेगा, नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको रोमांटिसिज्म की तरफ लेके चले जाएंगे। नॉर्मली उसको लोग यानी कि तकलीफ और दर्द में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चीज हमारा ब्रेन बना हुआ ऐसा है कि वो फेमिलियर चीजों के साथ रहना पसंद करता है, चाहे वो भी तकलीफ दे क्यों ना हो, कंफर्ट जोन समझने लग जाता है, तकलीफ है लेकिन कंफर्ट जोन के अंदर आ गई है आपके वो। तो आपको बाउंड्रीज बनाना सीखनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको लेट गो ऑफ द गिल्ट, अपने गिल्ट को निकालें। बाउंड्रीज बनाना सबके लिए हेल्दी होता है, हर किसी की बाउंड्री होनी चाहिए। स्टार्ट सेइंग नो, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है अक्सर कि आप नो क्यों बोल रहे हैं, बस आपको नहीं करनी कोई चीज तो बता दें, लेकिन अगर कोई आपका रिलेशन ऐसा वो मान रहा है एक्सप्लेनेशन, तो जस्ट गिव देम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उससे ज्यादा ना करें, बस फिर आप बैक ऑफ कर जाएं। आस्क व्हाट यू वांट, अपनी नीड्स लोगों को बताना सीखें, क्या आप खुद क्या चाहते हैं, क्या आपकी जरूरत है, आप क्यों चाह रहे हैं, या अगर कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा है उसको भी दे दें। लेट अदर्स डू फॉर देमसेल्फ, लोगों को खुद उनके बिहेवियर ऑन करने दें, आप किसी की भी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई अपने पैटर्न अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, अगर हील नहीं होना चाह रहा आप उसके लिए नहीं है जिम्मेदार, पहले आप खुद अपनी हीलिंग करेंगे। उसके अलावा ऑलवेज हैव अ प्लान बी, कुछ एक प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी रखें, परफेक्शनिज्म की तरफ ना आ जाए कि मैं इसको ही करके दम रहूंगा, इसी तरीके से करूंगा। बस अभी के लिए यही, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं इसमें तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इज जर्नलिंग गुड फॉर हीलिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस? यानी कि डायरी राइटिंग का जो आपने बताया। जर्नलिंग तो बहुत हेल्दी होती है। क्यों हेल्दी होती है? क्योंकि देखिए हर किसी के पास ऐसा 24 घंटे वाला फ्रेंड अवेलेबल नहीं होता ना, 24/7 आपके पास अवेलेबल हो जिसको आप हर बात बता दें। और अक्सर तो ऐसे ही होते हैं, वो खुद भी अनहील्ड ही होते हैं लोग, या गलत पैटर्न से होते हैं, इनकेस वो आपको रॉन्ग एडवाइस दे। तो मुझे तो बेहतर यही लगता है कि आप जर्नल करें, और उससे थॉट्स में क्लैरिटी बहुत आती है, आप अपने आप को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, आपको पता होने लग जाती है कि आपकी ये जो बिहेवियर है इसकी रूट कॉज क्या है, आखिर में ऐसा बचपन में किया क्या था किसी ने आपके साथ ऐसा जो आपका ये बिहेवियर होता है अपने रिलेशनशिप में।
हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी अच्छा बिना हानि, unmute मेरा करता है। जी जी बोलें। हानि, मेरा क्वेश्चन है, ले लें। आपने जितने भी ये माशाल्लाह बहुत डिटेल्ड आपने माशाल्लाह ये बात की है, एक तो ये शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपने स्क्रीन शेयरिंग की है ना, वो हम अपनी रिकॉर्डिंग के साथ जो है ना वो डालेंगे। और मैंने ये पूछना था कि आपने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जो लोग जुराइम पेशा होते हैं, क्या वो ज्यादातर इमोशनली अब्यूज्ड लोग होते हैं, जो जी, जो इमोशनली उनकी तरफ। अब्यूज और सीवियर नेगलेक्ट फेस की होती है उन्होंने, बल्कि सेक्सुअली अब्यूज भी होते हैं नॉर्मली अपने बचपन में। वही बात जो अगेन कही गई ना, जब कोई ये जो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा तो मुझे काफी डर भी लगा इसको पढ़ने के बाद, और दुख भी हुआ, लेकिन वही चीज हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि खिलाफत का निजाम लेके आने की कोशिश करें। उसके लिए हम तैयार करें जनरेशन को। जो बच्चा इमोशनली अब्यूज होता है, उसका तो बिहेवियर भी हमने देखा कितना खतरनाक है। वो पार्टनर भी अपने लिए ऐसा चूज कर रहा है जो उसी तरह से उसे अब्यूज कर रहा है। मतलब वो अपने उस चीज को उसने रोमांटिसाइज कर लिया, उसके ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर चुका है। लेकिन अगर कोई सेक्सुअली अब्यूज है ना, तो वो दो पैटर्न पे जाता है। या तो वो लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल ही, यानी कि ना इंट्रोवर्जन हद से ज्यादा आ जाती है उसके अंदर। वो कभी किसी के सामने ओपन अप नहीं होगा और सस्पिशियस बिहेवियर रहेगा, वो पता चल जाता है। लेकिन अगर उससे जो वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बहुत ही कम उम्र में किसी के साथ ये हो जाए, वो भी किसी को डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के साथ के थ्रू इस तरह का कुछ हो जाए, तो ऐसे बच्चों के अंदर एक तो एम्पैथी नहीं होती फिर, और ऊपर से वो खुद प्रीडेटर बन जाते हैं। मतलब वो उस तकलीफ को दोबारा फील करने में और दूसरों को करवाने में तस्कीन महसूस करते हैं। और ये वो जो काम उनके साथ बचपन में हुआ होता है, उसकी वजह से उनकी ब्रेन का डैमेज ही ऐसा होता है कि कुछ उनके एरियाज ही नहीं बन पाते जो एरिया उनको यानी कि फील करवाते हैं एम्पैथी। तो मुझे ये जब चीज मैंने पढ़ी थी पूरी, तो लिटरली आई वाज क्राइंग। मैंने एक पूरा केस देखा था एक बच्ची की डॉक्यूमेंट्री का, तो मेरी तो मतलब रूह कांप गई थी उसको देखने के बाद कि वो लोग करते क्या है किसी के साथ। मतलब वाकई में आप पूरे बंदे की जिंदगी क्या बर्बाद कर रहे हो, आप उसकी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे लोगों का मुझे नहीं समझ में आया कि डेफिनेटली वो जो कर रही थी वो गलत ही कर रही थी दूसरों के साथ, लेकिन फिर वही चीज दिमाग में आ रही थी कि वो खुद कितनी तकलीफ से गुजरी कि पता नहीं क्या होगा। लिटरली मेरी अभी भी समझ में नहीं आता, मैं सोच ही नहीं इस बारे एक में और ज्यादा। चीज, हाँ आपने इतनी रिसर्च की है, एक और चीज क्लियर करें जरा मेरे उसमें कि एक होता है इमोशनली अब्यूज्ड, क्या वो गलत तरीके से अब्यूज होगा, या वो बच्चे आवाज जिनको नहीं आ रही। वाकई अब आ रही है, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अब आ रही है आवाज, हाँ बोलें जी, दोबारा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने इतनी रिसर्च की, आप मुझे ये बताएंगी कि क्या जो इमोशनली अब्यूज लोग होते हैं बच्चे, या जो भी पर्सनालिटीज होती हैं, क्या वो गलत तरीके से अब्यूज होंगे तो इस तरह के केसेस बनेंगे, या उनको लाड प्यार और उनकी गलत चीजों पे उनकी शाबाशी देना किसी की तरफ से भी, चाहे वो पेरेंट्स हो या पेरेंट्स रिलेटेड देखिए, कोई हो, तो क्या? इमोशनल अब्यूज ना एक टर्म ये नहीं है सिर्फ, एक इमोशनल नेग्लेक्ट होती है ना। अगर किसी को लाड प्यार बहुत ज्यादा मिला हो, वो ऐसा जो इंसान होता है ना, वो नॉर्मली ये नहीं होता कि वो दूसरे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर पाता। वो बच्चे जिद्दी ज्यादा होते हैं, हाँ मान लें अपनी बातें ज्यादा मनवाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें एम्पैथी का लेवल फिर भी उनमें होता है। लेकिन जो इमोशनली अब्यूज लोग होते हैं ना, उनमें एम्पैथी का लेवल या तो बिल्कुल ही कहीं पे खत्म हो रहा है, या तो फिर इस तरह से एम्पैथी आ रही है उनके अंदर कि वो दूसरों के इमोशंस हद से ज्यादा फील कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो बहुत अनहेल्दी होता है। और ऐसे लोग नॉर्मली एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं सारी जिंदगी। और यानी कि क्लिनिकली हो जाती है, मतलब उनके जो लोग, मेंटल में माइंड के अंदर समझ लें ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का डिसबैलेंस हो जाता है। सही। और ये जो आपने एक बताया था ना कि आप एक जो आप कह रही हैं सिम्टम्स हैं, उनमें सबसे क्लिकिंग जो है ना, जैसे कोई इंसान अगर मोहब्बत नहीं कर पाता और वो यानी कि वो इस जज्बे को महसूस ही नहीं कर पाता, तो वो इसकी यानी कि सिम्टम है कि वो इमोशनली अब्यूज्ड है। तो जिस तरह हमारे बच्चे कुछ हमारे इतने रिजिड रवैयों से इस तरह के बन जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जो स्ट्रिक्टनेस है ना वो सबसे बेटर वे है टू कन्वे योर, यानी कि जिस तरीके से भी आप इसको कन्वे करें, तो ये चीज जी तो बहुत वो अच्छी लगी। अच्छा, एक अगर माँ बाप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर माँ बाप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि हमने हाँ हमारे बच्चों के साथ गलत किया, हमसे हो गई गलती, अब आपको सही भी करनी है। अगर माँ बाप उस पैटर्न पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे आसान रेमेडी होती है कि बच्चे को रुला दें, आप ना बैठे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसको रुला दें, उसको बोले, खुद बोले ऐसे जुमले कि आप रो सकते हो, बल्कि खुद रोने लग जाए, उसके गले लग जाए। शुरू में शायद वो रिलक्टेंट होगा, लड़के तो खासतौर पे उनको तो रोना बुरा लगता है ना, कमजोरी ये नामर्दी की निशानी लगती है शायद उन्हें।
तो आप उनके साथ तो बेशक 3 4 5 6 दफा से ज्यादा ही आपको करना पड़ जाए, लेकिन लड़कियां नॉर्मली जल्दी रो जाती हैं क्योंकि अपने इमोशंस ज्यादा फील करती हैं, या ये कह लें एक्नॉलेज पाकिस्तान में एटलीस्ट ज्यादा करती हैं। तो उनके पैटर्न आसानी से फिर आप चेंज कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं, आप उन्हें समझा सकती हैं गलत है, आपके साथ जो मैंने किया वो मेरी गलती थी, बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, खुद को नीचा करना पड़ेगा उनके सामने। और ये आप नीचा नहीं कर रहे टेक्निकली, कि गलती तो किससे भी हो सकती है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि बड़े गलती नहीं कर सकते, कोई उम्र की अल्लाह ने लिमिट बताई हो या रिश्तों की लिमिट बताई हो। ये चीज आप खुद उनके सामने बोलेंगे, आप हल्के हल्के करके देखेंगे वो पैटर्न उनका चेंज होने लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों को रुलाना जरूरी होता है, स्पेशली अगर माँ ने बचपन में किसी एक बच्चे के साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आई हो ना, बाकियों के साथ नहीं की हो, तो एक बच्चा रिजिडिटी ज्यादा शो करता है बड़े होने के बाद। और वो ही बच्चा होता है जिसको हर चीज में परफेक्शनिज्म चाहिए होती है, मार पिटाई करके वो समझता है कि यही सही तरीका है ना, मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करता है फिर वो। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, ये आयशा आयशा को आप प्लीज आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन जो आप करना चाह रही करें। आयशा। जी मैं करती हूँ आयशा, आपको अनम्यूट। जी आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे नहीं पता कि ये मेरा क्वेश्चन जो है इससे रेलेवेंट है भी कि नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी है 7 इयर्स की, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रोती है और एक बात बार बार रिपीट करती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि इसके साथ मसला क्या है। मतलब अगर आई लव यू बोलेगी तो 10 टाइम्स बोलेगी, आपने सुन लिया है ना, आपने, मतलब मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बार बार बोलती बहुत ज़्यादा है और एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा करती है। तो मैं, मतलब मुझे यही समझ नहीं आती कि इसके साथ कोई मसला है, कोई इनसिक्योरिटी है, क्या मसला है इसका, या कोई मतलब। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं जी। और आपके घर में सबका बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ? उसके साथ तो हमेशा माशाल्लाह सबका बहुत अटेंशन मिली है उसके, लेकिन ये कि वो बहुत छोटी छोटी बात पे रोती है, तो मेरे जो 2 बड़े बच्चे हैं वो कहती है कि ये अटेंशन सीकर है और ये एक्टिंग कर रही है, हालांकि वो बहुत जो है झूठ उसमें नहीं है, वो जो फीलिंग्स होती है वो सच बता दी थी कि मैं ये फील कर रही हूँ। लेकिन एक चीज ये है कि वो बार बार अगर स्कूल जाएगी तो वो 10 मरतबा मुझे कहेगी कि आई लव यू, मैं आपको मिस करती हूँ। हर वक्त वो, उसको डर होता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, या मैं बीमार ना हो जाऊं, या मैं मर ना जाऊं, तो इस किस्म की फीलिंग्स उसको क्यों आ रही होती है मुझे। जी आप ना खुद अपना देखें, जब मतलब आपके बच्चे उनसे जो बड़े हैं, आपने उनको टाइम दिया प्रॉपर, मतलब जब वो, आप ये क्या ना, बच्चा जब रोता है 7 साल से पहले तक की बच्चे की नर्सिंग एज होती है ना, माँ की उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप ये समझ लें फिजिकली तौर पे भी, बल्कि प्रेजेंट होना, हक करना, किस करना, बात बात पे बच्चे को रात के टाइम भी यानी कि करीब करके सुलाना बहुत जरूरी होता है, अच्छे यानी कि उसके अंदर आप ये समझ लें ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं की ना, तो आपने उसकी एक इमोशनल नीड पूरी नहीं की है, तो वो उसको क्रेव कर रही है ना। और अगर किसी बड़े ने उसके सामने उसको इस तरह के बिहेवियर पे, जो आपके बच्चे उससे बोल रहे हैं कि आपकी बेटी मतलब हमारी बहन ये जो कर रही है अटेंशन सीकर है, अगर किसी ने उसके सामने ये बोल दिया तो वो ऑलरेडी गिल्ट में जा चुकी है, तो जिस वजह से वो गिल्ट बार बार, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना जानती है, अच्छी बात है एक्सप्रेस कर रही है, अदरवाइज बच्चा गुस्सा है इससे, तो वो आपके सामने बार बार ये बोल भी रही है ना बात, कि वो उसको इमोशंस है, वो उसको पता है कि उसके इमोशन जो आ रहा है उसको छुपा नहीं सकती, तो वो आपको दिखा रही है, अच्छी बात है। अदरवाइज वही बात ना, अगर वो इंट्रोवर्ट मूड में चली गई ना, अभी से बच्चे भी चले जाते हैं इंट्रोवर्ट मूड में, वो बहुत अनहेल्दी होता है उनके ब्रेन के लिए। तो आप पहले तो बच्चों को मना करें, अपने बड़े बच्चों को, कि उसके सामने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहें, और अगर किसी बड़े ने उनके सामने कहा है तो आप उन्हें भी समझाएं कि बच्चों के सामने ऐसे नहीं बोलते, बच्चों को तो नीड होती है, वो तो बता सकते हैं ना, बच्चे थर्मोमीटर होता है, वो आपके घर का टेम्परेचर बता रहा होता है, जो अक्सर साहिल बोलते हैं। और ये लिटरली आप पैटर्न भी देखें किसी भी बच्चे का, आपको घर का बिहेवियर सामने वालों का सब पता चल रहा होगा कि वो घर में एक दूसरे से कैसे डील करते हैं, इवन हस्बैंड एंड वाइफ कैसे डील कर रहे हैं। बच्चे ना फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ये हम लोगों को लगता है बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मुझे कहती है आप क्यों नहीं हंस रही, स्माइल है अपने फेस पे, आपके फेस पे इस तरह हुआ क्यों है। तो बहुत ज्यादा छोटी से छोटी बात भी नोटिस करती है। जी आपने सही कहा, क्योंकि मेरे जो 2 बच्चे हैं, बच्चों को मैंने तो 7 इयर्स तक बहुत ज्यादा अटेंशन दी है, मैं अपने बच्चों को खुद ही बहुत ज्यादा ओवर, लेकिन बीच में से मेरा एक मसला ये आ गया था कि उसके अंदर कोई, मेरे ख्याल में इनसिक्योरिटी इसलिए आ गई कि बीच में 1 साल का मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई थी, और वो जो उनके जहन में ये बिठाया गया कि आपकी मम्मा छोड़ के चली गई, तो बड़े 2 तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे मेरे बारे में, अब थोड़े से नॉर्मल हो गए। मेरी और मेरी बड़ी बेटी जो 12 इयर्स की, हमारी अभी भी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होती है, भाग रही होती है,
और बहुत मुश्किलों से मतलब थोड़े से नॉर्मल किए, लेकिन उसको तो मेरी तारीफ, कोई मेरी तारीफ उसके सामने कर लेता था तो वो बुरा मान जाती थी। और ये जो है तो ये मुझे बताती रही कि जब मैं आपकी तारीफ करती हूँ तो उनको बुरा लगता था, आपके बारे में सारे ये कहते थे कि आपकी मामा अच्छी नहीं है। इसको ड्राइंग करने का शौक है कि जब मैं आपको ड्रॉ करती थी तो वो कहती थी कि नहीं, मामा को आपने इस तरह क्यों किया है। तो वो फीलिंग्स, वो अब तक उसके वो खौफ अभी भी वो नहीं जा रहे हैं, हालांकि अब तक सारी चीजें काफी नॉर्मल भी हो गई है, लेकिन वो फियर्स हैं कि जो वो अभी तक उसमें है, वो मतलब वो उसमें है, वो अभी तक वो नहीं जा रहे हैं उससे, वो चीज अभी भी उसमें एक खौफ है, एक डर अभी भी है। वो 12 साल को क्रॉस कर चुकी है ना, तो अब हेल्दी है। उसके बाद 14 को क्रॉस कर चुकी है तो बिल्कुल ही सेफ जोन में। तो आप उनसे आराम से बैठ के बात करें, अगर जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन है उसको जवाब दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें कि कहाँ पे आप मतलब आपने क्यों किया है, जो भी किया हो। ये बात याद रखनी, चाहे भले आपकी बच्ची 16 साल की क्यों नहीं हो गई है, बाप के बारे में नेगेटिव नहीं करना उसको ना। मतलब आपकी जो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो भी हुआ वो आपको उनके दरमियान था, उसको हील करें, लेकिन बच्चों के सामने कभी ना करें, क्योंकि फिर बच्चे ना, लड़कियां स्पेशली अगर वो देखती है चीज के माने यहाँ पे सेक्रीफाइस के, तो वो उसी पैटर्न पे चल रही होती हैं। तो बेहतरीन यही होता है कि आप माँ बाप कभी भी अपने रिलेशन के कुछ भी हो, हाँ बच्चों के सामने नेगेटिव तरीके से आए तो एक्सप्लेन करें, दोनों ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बैठ के करें तो बेहतर है, ताकि दोनों के हेल्दी इमेज बच्चे के दिमाग में रहे। जी, ये होता है ना कि अक्सर माहौल से वो बच्चे बहुत सीख रहे होते हैं। जैसे 1 साल में नहीं थी तो जैसे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक जो पिक्चर किया था, उनको नहीं भी कहा डायरेक्टली मेरे लेकिन जो मेरे बारे में वो नेगेटिव बोलते रहे तो बच्चे पिक कर गए, वो असर उनमें आ गया, एक माइंडसेट उनका बन गया। अब वो चाहे मेरे वालिदा के साथ भी नहीं मिलते, उनके घर भी नहीं जाते, मामुओं के साथ भी उन 2 बड़ों के अटैचमेंट नहीं है, हालांकि मैंने कभी भी इस तरह नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड की। अब मेरी ये जो छोटी बेटी है, जो मैं कह रही हूँ जो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है उसमें अभी, और बार बार एक चीज बताती है, तो वो उसको ये मसला है कि जो है बाबा है या जो बड़े बहन भाई है वो क्यों नानी के घर नहीं जाते। वो बार बार उनको कहती भी है कि आप प्लीज मेरे साथ जाएं, आप प्लीज हमारे साथ जाएं, क्यों नहीं जा रहे। और वो इतना रूड उनको कहते कि नहीं हम नहीं जाना चाह रहे, आप जाना है तो आप वहीं पे जाके रह जाएं, बस आप बैठ जाएं। तो वो वो बहुत ज्यादा इस रवैये के साथ और भी उसका वो जो फियर्स है और बढ़ जाते हैं, और वो मतलब सेंसिटिव सोचती कि क्यों ये चीजें नॉर्मल नहीं है, तो वो इसलिए नॉर्मल नहीं हो पाती। जी, मैंने अभी सही आपकी बात सुनी है, लेकिन आपको ही मेहनत करना पड़ेगी। अगेन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको ओपन अप करना पड़ेगा। खुद बात करेंगी तो वो ओपन अप हो जाएंगे। और नेगेटिविटी जॉइंट फैमिली सिस्टम में खत्म करने के लिए यही तरीका होता है। तो पहली बात है, आप लोगों के पैटर्न खुद एनालाइज करें और फिर उनसे बात करें, जो बड़े हैं, जो आपको लग रहा है जिनकी नेगेटिव पैटर्न आपके बच्चों में आ रहे हैं, ताकि वो लोग भी कॉन्शियस होना। वो दुश्मन तो नहीं है आपके, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनसे बात करके रिलेशनशिप अपना अच्छा करके उनके साथ ये तो बच्चों को तो बुराई से बचाया जा सकता है ना, जितना भी करा जा सकता है एटलीस्ट करें। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, मैंने सॉरी मैं ज़्यादा स्पीड में हो गई एक्चुअली ना, ये टाइम ऐसा है हमारे यहाँ पे काम बहुत हो रहा होता है, तो मैं थोड़ा वो हो रही थी ना कि बस जल्दी जल्दी कर जाऊंगी। और अच्छा हानि, ये क्वेश्चन है, आप इनसे पूछे, पार्टिसिपेंट से ये खुद ही पूछ लेंगे। चलो, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया, लेकिन उनका क्वेश्चन यही है कि सम हील्ड और सम ट्रोमेटिक, ये ट्रोमा और हीलिंग इन दोनों की फीलिंग मिक्स है 1% में, ठीक है। और एक्सट्रीमली इंट्रोवर्जन भी है बट डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो इस तरह की पर्सनालिटी है, तो उसका वो कह रहे हैं, तो कुछ रिजोल्व करना चाह रहे हैं शायद। कमेंट्स इस वो नहीं, चैट बॉक्स में इस तरह से इंट्रोवर्ट लिखे हुए। होना ही ट्रस्ट इश्यूज की अलामत ही होते हैं टेक्निकली ना। इंट्रोवर्ट होता वो बंदा है जो अपने आप को ओपन अप करने से डरता है दूसरों के सामने। एक्चुअल डेफिनेशन इंट्रोवर्ट की ये है कि वो सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकता अपने ट्रॉमास बताने में या इवन अपनी फीलिंग्स बताने में। नॉर्मल फीलिंग्स भी नहीं बताते ऐसे लोग ना। जितनी इंट्रोवर्जन ज्यादा है वो उतनी नॉर्मल बात, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो मैं बहुत खुल के इजहार करूंगी ना सबके सामने उसका। जो इंट्रोवर्टेड बंदा होगा वो नहीं बताएगा जल्दी, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स भी कर लेंगे आप थोड़ा बहुत जुमले बोल के, वो खामोशी हो जाएगा ना उसके ऊपर। उसमें भी सोचेगा, उसको दिमाग में नेगेटिव चीजें उसके ज्यादा आएंगी कि ये मुझे यहाँ से कुछ ना हिट कर दे, ये मुझे यूज करके मैनिपुलेट ना कर ले। नेगेटिव चीजें ज्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्जन को अभी भी क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह में समझ लें, अभी मेडिसिन में ऐसा डिजीज ही ट्रीट किया जाता है। इंट्रोवर्ट वो नहीं होता जो कम बातें करता है, आपको एक्सट्रोवर्ट मिल जाएंगे कम बोलने वाले बहुत ज्यादा, लेकिन और एक इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन ये भी मशहूर है
कि जिन लोगों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है लोगों से मिलने से, वो इंट्रोवर्ट होता है। जो लोगों से मिलने से एनर्जी गेन करते हुए एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन टेक्निकली कोई भी 100% इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, सबका ही बीच में जोन होता है ना, कहीं ना कहीं किसी का कुछ ज्यादा होता है, किसी का कुछ। हेल्दी जोन तो एम्बिवर्टी होता है कि आपके अंदर दोनों चीजें बैलेंस्ड हो और एक्सट्रोवर्जन ज्यादा हो, इंट्रोवर्जन कम से कम हो। लेकिन जिसमें ज्यादा इंट्रोवर्जन है ऑलरेडी वो ट्रस्ट इशू रखता है, चाहे वो मान नहीं रहा लेकिन वो रखता है ट्रस्ट इशू। एक्सट्रीम लेवल के नहीं रखे, इसका मतलब ये नहीं हर किसी पे शक कर रहा है। ट्रस्ट इश्यूज का मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप आसानी से बिल्ड नहीं कर पाता। अच्छा, और ये एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर हम इसको सोशली देखें, जैसे आपने बताया कि एक मसला है तो उसके जो हल हमें नजर आता है, अपना अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो देखना या वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो वो खिलाफत में ही आता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें एज अ होल नेशन वाइज या उम्मा वाइज, तो वो एक सोशल पर्सपेक्टिव जो है ना, डिस्ट्रस्ट इश्यूज तो सब में ही अब कॉमन हो गया। फैमिली सिस्टम में अगर एक चीज आ जाए ना, तो इसका मतलब है बाहर भी वो यूं ही है। और मतलब फैमिली में जो आ गई है वो चीज, डिस्ट्रस्ट का जो एक मैटर है, तो इसके बारे इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, तो आपको खुद पैटर्न तोड़ना होगा ना। पेरेंट्स का पैटर्न कुछ भी है, अगेन आप खुद अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑन तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है ना, अपने पैटर्न खुद भी एनालाइज करें। जब आप अपना पैटर्न एनालाइज करेंगी ना, आप अल्टीमेटली अपने घर वालों का पैटर्न एनालाइज खुद ही करने लग जाएंगी, क्योंकि वहीं से नॉर्मली पैटर्न आ रहे होते हैं। कुछ तोड़ देते हैं हम लोग, बड़े होते होते कॉन्शियस जितनी जल्दी हम होते लगते हैं उतनी जल्दी हम लोगों के पैटर्न भी चेंज होने लगते हैं, हम कॉन्शियसली चेंज करते हैं। लेकिन हर चीज नहीं हुई होती, इस वजह से हीलिंग प्रोसेस हर किसी का ऑन ही रहता है तकरीबन। जितना ज्यादा आप पहचानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे लोगों के पैटर्न, अपने बहन भाइयों के पैटर्न, उनको भी देखेंगे, आपको अपनी भी चीजें नजर आ रही होंगी। बातों का आप देखेंगे कॉमन ना, जैसे कि ड्रामा में भी दिखाते हैं लोग कि सास बहू का ड्रामे में जुल्म होते हुए सास देख रही होती है, वो भी जुल्म वो खुद कर रही होती है बहू के साथ, उसे पता नहीं चलता। नहीं नहीं, सास कहती है कि मेरे साथ तो इससे ज्यादा बुरा हुआ है ना, मैं तो अभी मतलब कम लेवल पर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये परफेक्शनिस्ट से रिलेटेड है कि अगर आप अपने आप को परफेक्शनिस्ट के उसमें देखते हैं, सांचे में, ठीक है, कि जी हाँ अब मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तो इस तो इज इट अ गुड थिंग और बैड? वो बैड थिंग है ना, परफेक्शनिस्ट होना अच्छी चीज नहीं होती। देखिए मैं ये नहीं कह रही आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज्ड होना अलग चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन होना अलग चीज है, परफेक्शनिस्ट होना अलग चीज है। परफेक्शनिज्म हर चीज के अंदर आपको एक तो अननेसेसरी स्ट्रेस कंडीशन में रखता है ब्रेन पर, और ये एक पहले से ही एक वो चीज को जाहिर करता है कि या आपको इमोशनल एक्नॉलेजमेंट या इमोशनल वैलिडेशन कभी आपको बचपन से मिली ही नहीं ना, आप लोगों को प्रूव करने के लिए जीते हैं। परफेक्शनिस्ट की नॉर्मली ट्रेट होता है, भले वो जाहिर ना करें, एटीट्यूड ऐसा दिखाएं, उनका बाहर इतना स्ट्रॉन्ग रेमनर हो कि लोग उनको पहचान ही नहीं पाए इस तरीके का। लेकिन आप जब उनका पैटर्न देखेंगे ना, वो हर छोटी छोटी डिटेल के अंदर इतना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म से भी डर लगता है। वो क्रिटिसिज्म लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, यानी कि ट्रिगर्ड हो जाते हैं उससे। और ट्रिगर्ड क्या उनकी ऐसा लगता है सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई, अनटिल अनलेस कोई उनको क्लेम नहीं कर रहे कि बोल रहा है कि आपने जो काम किया परफेक्ट किया है बिल्कुल। वो हर चीज में वैलिडेशन ही तो सर्च कर रहे होते हैं, वैलिडेशन कभी भी हेल्दी नहीं होती। तो आप जहाँ पे जो मतलब आप एक मतलब ये कह लेना आप एक दो चीजों से काम ले सकते थे, वहां पे नहीं, वो पूरी की पूरी 10 चीज ही करेगा ना, तो उसके बाद भी उसकी नजर में वो कंप्लीट डिजाइन होगा और फिर ही करेगा काम। ये चीज इसलिए है तो आपकी हेल्दी नहीं होता, और दूसरा आपका जो स्ट्रगल है ना उसको बढ़ा देता है, और तीसरा स्ट्रेस की कंडीशन में रखता है, और चौथा अगेन आपको फेल्योर की तरफ लेके जाता है। फिर ऐसे लोग फेल्योर को भी फेस नहीं कर पाते कभी भी। आप देखिए परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो सुसाइडल बहुत ज्यादा होते हैं। आप मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर रह चुके हैं, और हमारी और नस्ट यूनिवर्सिटी के भी सीनियर हैं वो। उनके साथ क्या हुआ था, वो गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन उनकी जॉब नहीं लग रही थी जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कभी जिंदगी में फेस नहीं किया था फेल्यूर को। जब उनकी 2 साल या 1 साल जॉब नहीं लगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि वो मैं तो जब गई थी यूनिवर्सिटी में तब वो पास आउट हो चुके थे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और टीचर्स वगैरह सब हैरान हो गए थे कि सुसाइड वो बंदा कैसे कर सकता है, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट था, इतना अच्छा था पढ़ने में। ये तो पूरी डिटेल जब सामने आई तो ये था, वो कंटिन्यूसली उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ रही थी, और वो जिस तरह की जॉब चाह रहा था वो उसे मिल नहीं रही थी, और उतना कम में से कॉम्प्रोमाइज। वही परफेक्शनिस्ट माइंडसेट था ना उसका, कि मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मुझे ये कैसे मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का सुसाइडल थॉट्स आसानी से आते हैं। और ये हमारे यानी कि सेशन ही होता है यूनिवर्सिटी में, उसमें बताया गया था कि क्यों परफेक्शनिज्म आपके ब्रेन के लिए अनहेल्दी होती है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अनहेल्दी होती है। सही।
ये मिस अमारा का क्वेश्चन है, इनसे कह के पूछ लें। हमारा आप अनम्यूट करें प्लीज, आपको तो जी मैंने आपको अनम्यूट कर दो अच्छा अम्मार को कर दिया है मैंने, सॉरी अम्मार। अस्सलाम करें। वालेकुम। नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो तो मैं वालेकुम अभी अम्मी के घर आई हुई हूँ, पता ही है हिना को। तो मैंने लेक्चर मतलब ये सेशन सारा सुना तो है, लेकिन फिर भी अंदर से मुझे लगता है बहुत कुछ स्किप हो रहा था। मैं दोबारा इसके रिकॉर्डिंग में गो थ्रू होके फिर इनबॉक्स में आ जाऊंगी। मैं असल में उस बच्ची जो खातून आई थी ना, जिनकी छोटी बच्ची, मैं उनके लिए चैट में लिख के कह रही थी कि किसी ने सजेशन दी थी सब बच्चों को इकट्ठे बिठा के बात करें, लेकिन ऐसे नहीं उनको करना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके जो बड़े बच्चे हैं वो अलग पेज पे और छोटी बेटी अलग पेज पे है। तो वो छोटी बच्ची के लिए पहले ही वो कंफ्यूज है, वो मजीद कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वो पहले जी नहीं बड़े मेरा मतलब बच्चों वैसे को, यही था। अच्छी बात है, हाँ आपने बड़े, पॉइंट कर दिया। अगर वो समझी हो तो ये बड़े बच्चों को अलग ही करें, छोटी को अलग, क्योंकि हाँ अभी वो 12 को नहीं आई है, हाँ बिल्कुल। होती और है। नहीं, और उनका पता है असल में बात ये कि जब सब बच्चे एक ही पेज पे हो तो तब इकट्ठे बिठा के बात करना और बात है। इस वक्त देखिए बच्चे भी, बड़े बच्चे जो है वो अपने ननियाल को पसंद नहीं कर रहे, वो अपनी माँ के साथ अभी तक कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको सबकॉन्शियसली बहुत कुछ उनके अंदर भर दिया गया है। उसमें हम बच्चों को बिल्कुल इल्जाम नहीं देंगे। कसूर ये बड़ों का ही होता है कि मतलब वो आपस की जो चपलिश होती है हम उसमें बिला वजह बच्चों को मतलब बेचारों को एज अ गेंद इस्तेमाल, बॉल यूज कर रहे होते हैं ना। तो इनको अपने बड़े बच्चों के साथ अभी अलग काम करना पड़ेगा और अपनी छोटी बेटी के साथ अलग काम करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह इन लॉन्ग रन जब वो एक पेज पे आ जाएंगे फिर सबको इकट्ठे बिठा के, और उस वक्त हो सकता है वो खुद ही बड़े बच्चे अपोलोजाइज करें, क्योंकि जैसे जैसे वो हालात देखेंगे और सब कुछ देखेंगे उन्हें भी, लेकिन उनको अपने बड़े बच्चों के साथ बैठ के उन्हें बताना चाहिए। देखें अब उनकी एज क्या है, उस लेवल पे उनके साथ बात करें उसमें, लेकिन उन्होंने ब्लेम गेम नहीं करना। वो बात आपने सही कही थी कि बाप की बुराई नहीं करनी और ना ही इनके ददियाल की, क्योंकि पहले ही उनके अंदर इतनी नफरत भरी गई है। अगर ये बुराई करेंगी ना तो उनको यही लगेगा हमारी माँ ही गलत है, कि हमारे ददियाल वाले तो इतने अच्छे हैं, क्योंकि इस वक्त वो बच्चे हैं, बच्चे थे जब उनमें भरा गया, अब तो चले वो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो उनकी फेवर में है ना अभी। तो इन्होंने ब्लेम गेम नहीं करनी, लेकिन उनको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना है और उन्हें बताना है कि, क्योंकि ये बताना भी बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे में। हमारे बड़े भी होते हैं, उनको ये सिखाया ही नहीं जाता कि पिक्चर की दो साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स को सुनना पड़ता है, दोनों साइड्स को देखना पड़ता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। तो इन बच्चों को ये दूसरी तस्वीर का रुख दिखाएं जो ना दिखाया गया है, और बच्चे खुद भी नहीं देखना चाह रहे। हमारी सोसाइटी में आदत भी नहीं है इस चीज की। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसको एक्नॉलेज करेंगे, इतना आसान काम नहीं है, मैं जितनी आसानी से कह रही हूँ इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह लेकिन बिल्कुल। बहुत जल्द इसके हमारा रिजल्ट। एक पॉइंट और ऐड करूंगी, हाँ एक पॉइंट मेरा ऐड कर लें साथ में। इनके लिए मेरा जो मशवरा है ना, अगर 10% भी गुंजाइश है ना, तो ये चाहे 1000 दफा भी है ना, बच्चे इनकी बात को जो वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये 10% भी गुंजाइश है तो अपने हस्बैंड और अपने जो हैं इन लॉज, इनसे किसी भी बात पे कोई भी डीलिंग कर लें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, उनके थ्रू ये बात उन बच्चों तक पहुंचे कि नहीं तुम्हारी मामा अब नहीं आप बिल्कुल ठीक देखिए है, तो मैं वो पता है देखें। कि ना एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, आपकी बात सही है। देखिए इन लॉज को आप इस पहली बात है उसमें फिर इनको बहुत सारी उनकी बातें माननी पड़ेंगी जो सही भी नहीं हो सकती। और जिन लोगों ने इस लेवल तक बच्चों में किया है, आपका क्या ख्याल है वो इतने कोऑपरेटिव होंगे? इनको अपने हस्बैंड से जरूर बात करनी चाहिए, उनके बाबा करें, बाबा कहें, वो समझाएं, क्योंकि बाप एक रोल मॉडल भी होता है और बाप का जो इन्फ्लुएंस और होना भी बाप का चाहिए। बाकी लोगों का ना तो इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना ही बच्चों के अंदर ये मत भरें। देखें जो लड़की है अगर ये अपने इन लॉज की हेल्प लेती हैं, तो जो इनकी बेटियां हैं उनके अंदर भी ये आएगा ना कि मेरी जिंदगी में भी मेरे इन लॉज का इतना इख्तियार होगा, मेरे गुड एंड बैड डिसीजंस पे उनका इन्फ्लुएंस होगा। आप ये मत सोचे सिर्फ इनके बच्चे हैं या इनका मसला है, आगे जिन बेटियों की शादी होनी है उनके घर भी बच्चे पैदा होने हैं इंशाल्लाह। फिर वहां पे जब इन्फ्लुएंस होगा वो उसको नॉर्मल लेंगी, क्योंकि हमारी माँ ने भी तो उस वक्त उनको यूज बाप का लेना। देखें मियाँ बीवी होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं ना। तो हाँ अपने मियाँ के साथ बैठ के तसल्ली से, प्यार से, आराम से इस पहले पूरे सिनेरियो पे बात करिए, उन्हें बताएं कि हमारे आपस के जो बहसियत मियाँ बीवी मसाइल हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे बच्चे जो हम दोनों का फ्यूचर है और मतलब पूरी कौम का एक मुस्तकबिल है। तो हमें इनके लिए अलग पेज पे हैं हम, और अपने मसाइल मतलब जाती होते हैं, इज़्दिवाजी मसाइल होते हैं, आप वो चलते रहते हैं। तो उस पे वो फिर इस तरह अपने मियाँ के साथ बैठ के बार बार बात करें, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह
इनके मियाँ जरूर समझेंगे इनकी बात को, और फिर इनके मियाँ इनको बिठा के साथ, हाँ जी, ताकि बच्चों को उस वक्त मुझे पता समझ आ हो कि गई नहीं बात। हमारी माँ। हाँ सही। ठीक नहीं, है ना। जबरदस्त, लेकिन मैं बिल्कुल ये इनको कॉम्प्रोमाइज करना मैंने अगर हमने सिखा दिया हाँ देखिए तो कंप्रोमाइज ये की तो बात हाँ है ना हिना, यहाँ जनरेशन पे बात ये है कि आगे देखिए पहले इन लॉज ने, और देखिए उनके वालिद का मेरा नहीं ख्याल इतना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मर्द वो बाहर भी काम करने जाता होगा, बेसिकली खवातीन ही होती है जो इस तरह के काम कर रही होती है। तो अब अगर वो बच्ची भी ये करेगी, मतलब बच्ची के लिए ये हेल्प जब लेंगी ना, तो फिर वही दादी या फुफ्फी बैठ के बता रही होगी, तो फिर एक बार प्लस पॉइंट दादी की कोर्ट में जा रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो फिर भी बच्चे हाँ यही जी, कहेंगे मुझे देखा समझ आ ददियाल रही है वाले कि कितने अच्छे हैं। जो हक तलफी कर रहे हैं वो ये देखिए ना, वही बात आ जाती है। सर साहिल ने भी जैसे बताया ना कि भी तो है ना। सारी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट्स को चलिए ठीक बिठाए है, ना, मेरा ख्याल अगर है सेशन काफी मेरी आवाज हम्म, आ रही है। जी जी आ मैं रही है। सिर्फ ये हाँ लास्ट में ऐड करूंगी, मिस हमारा की बात से ही वो मेरे ज़हन में बात आई कि सर साहिल अक्सर कहते हैं कि सारी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट्स मिलके बैठे ना अगर, तो वो एक ही बात करेंगे कि ये खालू और मामू ये अच्छे क्यों है और हीरोज क्यों है, और चाचू ताया बूढ़ फुप्पो वगैरह मतलब दादके वाली साइड ये विलन ही क्यों है। तो वो माँ ही होती है ना जो मैनिपुलेट करती है अपने बच्चों को, ऐसे ही कह लें। तो वो माँ का ही रोल है कि वो दोनों मतलब नानकों की तरफ से तो वो चाह रही है कि बच्चों का वो नॉर्मलाइज हो नहीं जाए। नहीं और हिजाब आप नहीं नहीं ऐसे नहीं करें, इस वक्त ये नहीं करें। इस वक्त तो बड़े बच्चे जो हैं वो 1 साल अपने ददियाल के साथ रहे हैं, हाँ उन्होंने हाँ सिनेरियो बताया है, और हाँ ददियाल वालों ने उनके अंदर ये चीज भरी है जो उन्होंने हमें बताया है। वो तो फिर अब लॉन्ग रन हम्म। में अगर हम उन खातून के साथ बात करेंगे तो वो बच्चे अपने ननियाल को नहीं पसंद करे, वो वहां नहीं जा रहे, वो अपनी छोटी बहन को भी मतलब इतनी उनके अंदर हेटरेट भर दी गई है कि अटेंशन वो फिर सीकिंग क्या कह रहे हैं। हाँ। नहीं, नहीं जब लेकिन उन्होंने आप बताया ना बेटी की उम्र 7 साल है, तो मैं हैरान हूँ कि 7 साल के बच्चे तो फिर भी अटेंशन सीकिंग और ये सब कुछ कर मांगते हैं। वो तो मतलब आप उसको छोटे बच्चा की तरह ही ट्रीट करते हैं ना। 12-14 साल के बच्चे तो समझ आती है, लेकिन 7 साल के तो छोटे बच्चे ही होते हैं। चलो ठीक है नहीं, जब हानिया, आप ऐसे इसको बच्चे ऐसे सिनेरियोज में हिजाब गुजरते हैं ना, तो देखिए हम आप ना, ताकि बंदे की सेल्फ एक्नॉलेजमेंट शुरू हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी नेक्स्ट मीटिंग में जब भी टॉपिक होता है, कभी भी डिसाइड होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है, मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।